हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध। फ्रेंड्स, यह केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पहले फ्रेंड्स केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध से हमारा पार्ट 1 का वीडियो आ गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो जहां पर समाप्त होता है, जितने नंबर क्वेश्चन से समाप्त होता है, उसके अगले क्वेश्चन से ही यह वीडियो प्रारंभ होगा। और यदि आप केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों पर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से रिवीजन करना चाहते हैं, तो दोनों पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स पहला पार्ट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसको देख करके तब इस पार्ट को देखिएगा। तो यह केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध का पार्ट 2 का वीडियो है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां से पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मैं फेसबुक, टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध पार्ट 2 के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संघीय सरकार में, राज्य सरकारों में, संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों में, न संघीय में न ही राज्य सरकारों में। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ए, संघीय सरकार में। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। संसद मतलब संघीय सरकार में निहित है। इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 97 में किया गया है। अवशिष्ट विषय फ्रेंड्स वे विषय होते हैं जिनका उल्लेख जो है न तो संघ सूची, न ही राज्य सूची और न ही समवर्ती सूची में होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ उत्पन्न होने वाले जो नए विषय हैं, जैसे प्रारंभिक समय में साइबर कानून, इसी श्रेणी में आते थे। फ्रेंड्स, जो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है भारतीय संविधान में, यह कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर के यह व्यवस्था की गई है और यह भारतीय संघीय व्यवस्था को जो है अधिक सशक्त और मजबूत बनाती है। तो जो प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, तो उत्तर होगा संघीय सरकार में। अगर संघीय सरकार की जगह संसद देता तब भी हमारा उत्तर संसद हो जाता, क्योंकि संसद ही अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए, संघीय सरकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स, संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल या क्षेत्रीय परिषदें? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर जो है हो जाएगा बी, संसद। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही जो ऊपर वाला पूछा गया वही है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर कर दिया है। प्रश्न देखिए ध्यान से कि संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, यानी कि यहाँ अवशिष्ट सूची की बात कर रहा है कि जो संविधान की सूची दी गई है 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन विषयों के अतिरिक्त यदि कोई विषय आता है तो उस पर कौन कानून बनाता है। तो इन विषयों के अतिरिक्त अगर कोई विषय नया आता है जिसका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में माना जाएगा। और जो विषय अवशिष्ट सूची में रख दिए जाएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाएगा, संघीय सरकार को हो जाएगा। तो वही प्रश्न पूछा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, संसद। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी, संसद सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स कि भारत में अवशिष्ट विषयों को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या किसी भी सूची में नहीं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स संघ सूची। फ्रेंड्स, संविधान में अवशिष्ट विषयों को अलग से कोई चौथी सूची नहीं बनाई गई है, बल्कि संघ सूची की प्रविष्टि 97 के माध्यम से इन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति जो है वो संसद को दे दी गई है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका जो उत्तर है वो संघ सूची माना जाता है। वर्तमान समय में फ्रेंड्स सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध जैसे अनेक नए विषय प्रारंभ में अवशिष्ट विषयों के रूप में ही माने गए थे। तो वही प्रश्न पूछा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 37 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248 या अनुच्छेद 249? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 248। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 248 संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है जिसका उल्लेख संविधान के किसी भी सूची में नहीं है। इसे अवशिष्ट विधायी शक्ति कहा जाता है और इस अनुच्छेद के साथ संघ सूची की प्रविष्टि 97 भी संबंधित है। तो प्रश्न वही पूछा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 38 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स,
संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अब कब बना सकती है? तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। अब नीचे कूट दिया गया है फ्रेंड्स, इस कूट से उत्तर चुनना है कि 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है या सभी चारों सही है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों सही है। फ्रेंड्स संसद सामान्यतः जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बनाती है, किंतु संविधान ने कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अधिकार संसद को प्रदान किया है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तब। अनुच्छेद 250 यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अनुच्छेद 252 यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से ऐसा अनुरोध करते हैं या 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार कानून बना सकती है। या अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये जो 4 अनुच्छेद आपको बताए गए हैं फ्रेंड्स, ये 4 अनुच्छेद जो हैं फ्रेंड्स, ये 4 परिस्थितियां हैं और इन्हीं 4 परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है, संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो वो 4 परिस्थितियां कौन है यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का डी, सभी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अब इन चारों में से बता रहा है कि कौन सा कंडीशन है कि जब तक वो कंडीशन लागू नहीं होगा तब तक जो है भारतीय संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। तो ठीक है, नीचे कूट दिया गया है कि 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 सही है या 2 4 सही है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 2 और 4 सही है। फ्रेंड्स 2 और 4 क्या कह रहा है? देखिए पहला देखिए जो गलत है पहले हम उसको देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश दे, यानी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन तब कर सकती है जब भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश दे। तो ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति के कहने पर ही संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये एकदम गलत है। चौथा जो है, तीसरा जो कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है, तो राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने के लिए जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष के प्रमाणित करने पर ऐसा नहीं कर सकती। यानी विधानसभा का अध्यक्ष अगर प्रमाणित कर दे कि राज्य सूची के इस विषय पर संसद कानून बनाए तो संसद को यह अधिकार नहीं मिल जाता है। तो यह तीसरा वाला भी गलत है। दूसरा और चौथा यही कंडीशन ऐसे हैं जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा क्या है कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। अनुच्छेद 249 अभी आपको बताया गया, अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह जो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है। अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे राज्यसभा किसी विषय को तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। और चौथा जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 ये कहता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है 2 और 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 252। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 249। फ्रेंड्स अभी आपको ऊपर भी बताया गया था कि अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार केवल राज्यसभा को दिया गया है और राज्यसभा को इसलिए दिया गया है क्योंकि वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रश्न वही पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी, अनुच्छेद 249 सही होगा।
फ्रेंड्स अभी आपको 4 कंडीशन जो ऊपर बताए गए थे वो चारों के चारों अलग अलग भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 249 से जैसे यहाँ क्वेश्चन बना दिया, ये अलग से बना दिया, ये साथ में भी पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 250 से भी ऊपर पूछा गया था, अनुच्छेद 253 भी पूछ सकता है। तो इस तरह से अलग अलग भी क्वेश्चन बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको सारे अनुच्छेद जो बताए गए हैं अच्छे से कंठस्थ करने हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का बी अनुच्छेद 249 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में संसद की विधायी शक्ति से। तो फ्रेंड्स आप समझ ही रहे होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा डी, राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में संसद की विधायी शक्ति से। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। यानी अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि संसद राज्य सूची के किसी विषयों पर कानून बनाती है तो वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा, प्रश्न यही पूछ रहा है। 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 1 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1 वर्ष के लिए। फ्रेंड्स अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। यदि आवश्यकता हो तो राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित करके इसे प्रत्येक बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। तो जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी, 1 वर्ष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253। फ्रेंड्स अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होती है। यह प्रावधान भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पालन करने में सक्षम बनाता है। अब प्रश्न वही पूछा है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी, अनुच्छेद 253 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद जो है वो राज्यों से सहमति लेने की उसको आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि अनुच्छेद 253 भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है। तो जो प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए जो है संसद जो है कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यानी 3 सुमेलित हैं, 1 नहीं है। देखिए शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, वन समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स इसमें से जो पहला वाला है देखिए यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है वो सुमेलित हैं। शेयर बाजार जो है फ्रेंड्स वो जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि वो संघ सूची का विषय है। इसको छोड़ करके बाकी जो दिया गया है वो सब सही है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है। तो पहला वाला ही गलत है, तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स कि रक्षा, वैदेशिक मामले, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, रेल, बीमा तथा बैंकिंग किस सूची के विषय हैं। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या अवशिष्ट सूची। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, संघ सूची। फ्रेंड्स ये जितने विषय ऊपर दिए गए हैं ये सारे के सारे संघ सूची के विषय हैं। तो फ्रेंड्स संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं वो हमने आपको इस सेट में रखने का प्रयास किया है, रख दिया है। इन सारे विषयों को आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा।
और इसकी सूची भी आपको जब लेक्चर्स क्लास चल रहा था तो उसमें पूरी सूची दे दी गई थी, तो आप उसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने पॉइंट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर इकट्ठे दे दिया है तो आप पकड़ लेंगे, तो अलग अलग भी दे सकता है कि वैदेशिक मामले जो है किस सूची में है, परमाणु ऊर्जा की सूची में है, युद्ध शांति की सूची में है, तो यहाँ से अलग अलग भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये एग्जामिनर के ऊपर है कि क्वेश्चन किस दृष्टि से बना सकता है। लेकिन यदि आप विषय पर पकड़ है और आप हर चीज़ को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए आप उसमें बोल्ड नहीं होंगे, आप सही करके आएंगे। तो थोड़ा सा विषय पर पकड़ बनाइए, सारे विषयों को थोड़ा सा रटने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स, इसको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिए क्या दिया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। सूची 2 में दिया है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। तो फ्रेंड्स केंद्र सूची में जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची में आप देखेंगे तो पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। और अवशिष्ट विषय में देखेंगे तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो अवशिष्ट विषयों में आता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 कहाँ है, तो देखिए पहले वाले में है 3 1 4 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ए, 3 1 4 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो एवं दूरदर्शन, वैदेशिक मामले। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, आपराधिक मामले। फ्रेंड्स आपराधिक विधि तथा आपराधिक प्रक्रिया जो है वो समवर्ती सूची के विषय हैं, इसीलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है, रेडियो, दूरदर्शन और वैदेशिक मामले जो हैं वो संघ सूची के विषय हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 49 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षा। फ्रेंड्स शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वर्तमान समय में फ्रेंड्स शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और इस पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। कृषि और पुलिस राज्य सूची तथा रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। तो जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है यही बताना है हमको। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, यही जो है वो गलत है। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व तथा सीटों के आवंटन का जो प्रावधान है फ्रेंड्स वो दूसरी अनुसूची में नहीं है बल्कि चौथी अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्तों एवं विशेषाधिकारों का उल्लेख है। तो यही हमारा गलत है, इसको छोड़ करके जो बाकी 3 दिए गए हैं वो सही हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, आप इसको समझ भी रहे होंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। फ्रेंड्स जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। आगे ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का विषय है और निखात निधि जो है वो संघ सूची का विषय है। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुसार ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रेंड्स कि 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को किस सूची में रखा गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या अवशिष्ट सूची। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, संघ सूची। फ्रेंड्स 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है वो अनुच्छेद 268 ए जोड़ा गया तथा सेवा कर के संबंध में विशेष व्यवस्था की गई। सेवा कर लगाने का अधिकार संघ को दिया गया। बाद में 101वें संविधान संशोधन 2016 के बाद
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने से यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई। परीक्षा में यदि ये पूछे कि 88वें संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर संघ सूची होगा। तो यहाँ 88वें संविधान संशोधन के संबंध में ही पूछा गया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संघ सूची। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सी संघ सूची सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। पहला है कि भारतीय संघवाद में केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है, और दूसरा है संसद साधारण कानून द्वारा इस विभाजन में परिवर्तन कर सकती है। कूट दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। फ्रेंड्स पहला कथन ही सही है, क्योंकि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान विशेषकर 7वीं अनुसूची के द्वारा किया गया है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि संसद जो है वो साधारण कानून बनाकर इस विभाजन को बदल नहीं सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी और कई मामलों में राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए केवल कथन एक ही सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 54 का ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स, कथन और कारण का है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान ने एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की है। कारण कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तो फ्रेंड्स कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से भारतीय संघवाद की कौन सी विशेषता कनाडा के संघवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? शक्तिशाली केंद्र, दोहरी नागरिकता, राष्ट्रपति प्रणाली या न्यायिक पुनर्विलोकन? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, शक्तिशाली केंद्र। फ्रेंड्स भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा ग्रहण की है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई हैं तथा विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके विपरीत दोहरी नागरिकता अमेरिका की विशेषता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। तो जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 56 का ए, शक्तिशाली केंद्र सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्ति का उदाहरण नहीं है? यानी एकात्मक शासन व्यवस्था की भारतीय संघ में कौन विशेषता नहीं है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। फ्रेंड्स स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो संघीय शासन की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यही संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है और केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है विवादों का निष्पक्ष समाधान करती है। जबकि एकल नागरिकता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को मिलना, आपातकालीन प्रावधान ये भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं। तो जो प्रश्न पूछा है कि कौन एकात्मक प्रवृत्ति का उदाहरण नहीं है, तो उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सी, स्वतंत्र न्यायपालिका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में संघ की अपेक्षा राज्यों को कम विधायी शक्तियां दी गई हैं, और कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं। तो कथन जो कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की अपेक्षा राज्यों को कम विधायी शक्तियां हैं, ये तो सही है, और कारण जो कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स देखिए भारतीय संविधान में केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी गई हैं और अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हित, आपातकाल, अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसी परिस्थितियों में भी संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसलिए कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रेंड्स कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 245 से, अनुच्छेद 246 से, अनुच्छेद 247 ए या अनुच्छेद 248 ए? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 246 ए। फ्रेंड्स 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया था और अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत फ्रेंड्स संसद और राज्य विधान मंडल जो है उन दोनों को जो है जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो जो प्रश्न पूछा है कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो 246 ए जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 59 का बी 246 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड्स कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से,
नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो कूट दिया गया फ्रेंड्स, इसमें से क्या सही होगा? 1 और 2, 2 3 4, 2 3 और 5, 1 2 3 और 4। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 और 4। फ्रेंड्स, भारत में केंद्र राज्य संबंध केवल संवैधानिक प्रावधानों से ही निर्धारित नहीं होते, बल्कि योजना निर्माण यानी वर्तमान में नीति आयोग के माध्यम से सहयोगात्मक नीति निर्माण, राजनीतिक परिस्थितियां, विभिन्न दलों की सरकारें तथा केंद्र और राज्यों के व्यवहार भी इन्हें प्रभावित करते हैं। व्यवहारिक राजनीति में फ्रेंड्स सहयोग और टकराव दोनों ही केंद्र और राज्यों की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस प्रश्न में सभी कथन व्यापक अर्थ में सही माने गए हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है फ्रेंड्स, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। कारण कह रहा है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो फ्रेंड देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं और आर ए की सही भी व्याख्या कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए समय समय पर विभिन्न राज्यों ने अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग की है। राज्यों का यह तर्क है कि विकास संबंधी जो अधिकांश दायित्व उनके ऊपर हैं, जबकि संसाधनों का बड़ा भाग जो है केंद्र के नियंत्रण में रहता है। इसी कारण राज्य मननार समितियों, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग जैसे जो विभिन्न आयोग हैं, इन्होंने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की। इसीलिए कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 13। फ्रेंड्स अनुच्छेद 13 जो है संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। इसके अनुसार राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि संविधान विशेषकर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। यह प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार भी माना जाता है। इसीलिए संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून। तो जो प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो वह है अनुच्छेद 13। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है फ्रेंड्स कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर या बातचीत के लिए तंत्र विन्यास पर। कूट दिया फ्रेंड्स 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है या सभी चारों सही है? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों सही है। फ्रेंड्स केंद्र राज्य संबंध केवल संविधान के लिखित प्रावधानों से ही निर्धारित नहीं होते। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याएं, संवैधानिक परंपराएं, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदें तथा अन्य संवादनात्मक व्यवस्थाएं जो हैं इन संबंधों को प्रभावित करती हैं। इसीलिए सभी चारों कथन जो हैं वो सही हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का डी, सभी चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। यह शक्ति उसे संविधान के द्वारा प्राप्त है। तो उस सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। फ्रेंड संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों अथवा राज्यों के बीच विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है फ्रेंड्स, और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। इसी कारण इसे भारतीय संघवाद का संरक्षक भी कहा जाता है। तो जो प्रश्न पूछा है उसमें दोनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है फ्रेंड्स कि अलग अलग विद्वानों के दृष्टि में भारतीय संविधान की संघीय प्रवृत्ति के बारे में अलग अलग राय है। उनको उनके विचारों के साथ सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर दिया है फ्रेंड्स एक सौदेबाजी संघ, भारत अपनी तरह का अलग मामला है, प्रबल केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघवाद, सहकारी संघवाद या अतिशय संघीय। इधर दिया है विद्वानों के नाम आइवर जेनिंग्स, ग्रानवेल ऑस्टेन, अलेक्जेंड्रोविच, मोरिस जोन्स या पॉल एपेलवी। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा स्टेटमेंट भारतीय संघवाद के बारे में किस विचारक का है? तो देखिए पहला जो दिया है एक सौदेबाजी संघ जो है ये मोरिस जोन्स का है। पहले का 4,
दूसरा जो है भारत अपनी तरह का एक अलग मामला है, यह जो है अलेक्जेंड्रोविच का स्टेटमेंट है, तो बी का जो है 3 है। जो दिया है कि प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद है, तो यह कथन जो है वो आइवर जेनिंग्स का है, तो सी का जो है 1 हो जाएगा। जो दिया है कि सहकारी संघवाद, तो सहकारी संघवाद जो है वो ग्रेनविल ऑस्टिन का है, तो डी का जो है वो 2 हो जाएगा। जो अतिशय संघी दिया है, तो अतिशय संघी जो है वो पाल एपेलेवी का कथन है, तो ई का 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 5। तो कहाँ है फ्रेंड्स? तो देखिए डी वाले में है, तो ये फ्रेंड्स डी वाले में है, तो देखिए 4 3 1 2 5, तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का डी 4 3 1 2 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, राज्यों की पृथक नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, राज्यों की पृथक नागरिकता। फ्रेंड्स भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार कहीं भी रहता हो, वह केवल भारत का नागरिक माना जाएगा, न कि उस राज्य का जहां का वह निवासी है। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक नहीं हो सकते हैं। कोई भी स्टेट जो है उनको ये पावर नहीं है कि वह नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी कर सके। तो भारत में इकहरी नागरिकता है और हम केवल भारतीय हैं, हमें केवल भारत की ही नागरिकता मिली है। अमेरिका जैसे देशों में फ्रेंड्स संघीय और प्रांतीय स्तर पर दोहरी नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में केवल भारतीय नागरिकता ही मान्य है। बाकी जो दिया गया है कि संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघवाद की विशेषता है, तो यही सी वाला नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का सी, राज्यों की पृथक नागरिकता सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में संघवाद संविधान की मूल संरचना का भाग है। दूसरा है कि संसद साधारण बहुमत से संघीय व्यवस्था को समाप्त कर सकती है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। फ्रेंड्स पहला कथन सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संघवाद जो है संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि संसद साधारण बहुमत से संविधान की मूल संरचना को समाप्त नहीं कर सकती है, इसलिए केवल कथन एक ही सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ए सही है। फ्रेंड्स क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन से बहुत धन्यवाद।